Hi guys, welcome back on my YouTube channel Agriculture Future. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर MCQs और ये जो एग्रीकल्चर MCQs हैं ये सोयल साइंस की हैं, यानी कि मृदा विज्ञान से रिलेटेड हैं। और ये जो MCQs हैं ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जिन एग्जामिनेशन में वो वैसे तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर की जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब के लिए, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासेस जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, देन जैसे कि आपको पता होगा हरियाणा में ADO की वैकेंसीज आई हुई हैं और हमारा जो मेन एग्जाम रहता है IBPS SO का, उसके मेंस में भी हमारा ये सब्जेक्ट मेन रहता है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो MCQs हैं वो आपके इम्पोर्टेंट है। तो ये सोयल साइंस की है, तो ये पार्ट फर्स्ट है और इसमें हम जैसे ही आगे पार्ट करेंगे उसमें क्या होगा, सोयल साइंस के MCQs पे डिस्कशन करेंगे। इसमें अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, उन सब से रिलेटेड भी ऐसे पार्ट्स मैं आपके लिए लेके आऊंगी। और इसमें आपको PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपको PDF कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया होगा आपको, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी PDFs मिलेगी जिनमें MCQs हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। देन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और इसके पास एक ऐसा घंटी जैसा आइकन होगा, बेल आइकन होगा, इसको भी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है, जैसे ही इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और कुछ भी समझ नहीं आता है देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, सोइल्स हैविंग 150 kg per hectare available potassium is categorized as dash dash potassium content। ठीक है, वो सोइल जिसमें 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर यानी कि एक हेक्टेयर में जो अवेलेबिलिटी है, जो अवेलेबल है पोटेशियम, वो कितना है, 150 kg पर हेक्टेयर अवेलेबल है। तो इस टाइप की जो सोइल होती हैं जहाँ पे पर हेक्टेयर 150 kg जो पोटेशियम है अवेलेबल होता है, तो इन सोइल को किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, यानी कि किस पोटेशियम कंटेंट कैटेगरी के अंदर इन्हें रखा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि लो पोटेशियम कंटेंट में, या फिर मीडियम पोटेशियम कंटेंट में, या फिर हाई पोटेशियम कंटेंट में, एंड लास्ट है नन ऑफ द अबोव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? आपको पता होगा कि पोटेशियम कंटेंट जो होती हैं इसकी 3 क्लासेस हैं, यानी कि इसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा है? लो पोटेशियम कंटेंट, मीडियम पोटेशियम कंटेंट एंड हाई पोटेशियम कंटेंट। तो जो आपका लो पोटेशियम कंटेंट रहता है इसमें कितनी रहती है कि अगर जो आपका पोटेशियम है वो 110 kg यानी कि 110 kg पर हेक्टेयर अगर प्रोवाइड है, पर हेक्टेयर कितना है, 110 kg पर हेक्टेयर प्रोवाइड है, तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाता है? लो कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर हम हाई कैटेगरी की बात करें तो हाई कैटेगरी में 280, ठीक है, 280 kg पर हेक्टेयर होता है। और अगर हम मीडियम की बात करें तो 110 से लेके 280 तक पर केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका कौन सा रहेगा? ये पूछ रहा है 150 पूछा है इसने। ठीक है, तो 150 इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका रहेगा मीडियम। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकली वेदर्ड पोर्शन ऑफ रिगोलिथ कंस्टिट्यूट्स सोइल। रिगोलिथ्स क्या होता है? रिगोलिथ्स होता है कि जैसे आपको पता होगा सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो मिट्टी होती है, जो सोइल होती है वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले रॉक्स होती है। रॉक्स का मीन क्या होता है? रॉक्स का मीन चट्टाने। ठीक है, जो चट्टान होती है, जो रॉक्स होती है, उनकी विदरिंग होती है। ठीक है, उनकी विदरिंग से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? रिगोलिथ बोला जाता है। और रिगोलिथ के बाद रिगोलिथ से क्या बनता है? रिगोलिथ से बनती है सोइल। ठीक है,
तो इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकली वेदर्ड पोर्शन ऑफ रिगोलिथ कॉन्स्टिट्यूट्स सोइल। ठीक है, तो रिगोलिथ का जो कौन सा पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, कौन सा पोर्शन होता है जो कि सोइल होता है। तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अलग अलग ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट है आपका मिडल, या फिर सेकंड है लोअर, थर्ड है अपर मोस्ट, या फिर नन ऑफ द अबो। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर, अपर मोस्ट। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सोइल आर डेफिशिएंट इन, यानी कि ब्लैक कॉटन सोइल जो होती है, काली मिट्टी जो होती है, इसको ब्लैक कॉटन सोइल क्यों कहा जाता है, कि आपको पता है सोइल की अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप की सोइल होती है। रेड सोइल होती है, एलुवियल सोइल होती है, ब्लैक सोइल, ब्राउन सोइल। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की सोइल होती है, कलर के बेसिस पे और अदर बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया है। तो ये ब्लैक सोइल की बात कर रहा है। तो जो काली मिट्टी होती है या फिर ब्लैक सोइल होती है, इसको कॉटन सोइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है वो कॉटन यानी कि कपास की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी गई है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सोइल कहा जाता है। और ये ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है ब्लैक कॉटन सोइल। तो ये पूछ रहा है कि ब्लैक कॉटन सोइल होता है इन चारों में से, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना, पोटाश, आयरन, नाइट्रोजन और लाइम। तो ये पूछ रहा है इन चारों में से किस चीज की कमी होती है ब्लैक कॉटन सोइल के अंदर। तो ब्लैक कॉटन सोइल में जिसकी कमी होती है वो कौन सा है, आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फॉर एंड डिल्स सोइल द रेशियो ऑफ माइक्रो टू मैक्रो पोर्स इज। ये पूछ रहा है कि जो सोइल होती है उसके अंदर जो माइक्रो और मैक्रो पोर्स होती हैं। ठीक है, तो माइक्रोपोर्स कौन से होती हैं, माइक्रोपोर्स जो होती हैं, जो छोटे पोर होते हैं उनको माइक्रोपोर्स बोला जाता है। और इन माइक्रोपोर्स में क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है, पानी रहता है माइक्रोपोर्स में। और मैक्रोपोर्स में क्या रहता है, मैक्रोपोर्स में जो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो रहते हैं और रूट के फॉर्मेशन का काम जो है चलता है। ठीक है, मैक्रोपोर्स के अंदर। मैक्रोपोर्स कौन से होते हैं, जो लार्ज पोर होते हैं ना, उनको बोलते हैं मैक्रोपोर्स। तो ये पूछ रहे हैं कि सोइल के अंदर इन दोनों का रेशियो कितना रहता है, माइक्रो और मैक्रो का। आपको अलग अलग ऑप्शन दिया है कि 1:1 या फिर 2:1 या 1:2 या फिर 3:1। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका जो राइट आंसर होगा 1:1। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इन एसिड सोइल, जो एसिड सोइल होती है, एसिड सोइल के लिए बोलते हैं अम्लीय मृदाओं को एसिड सोइल्स बोलते हैं। ठीक है, एसिड सोइल्स का मीन्स होता है कि ऐसी सोइल जिनका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.5 से भी कम होता है, यानी कि लेस देन, पीएच कितना होता है, लेस देन 6.5। 6.5 से जिनका पीएच कम होता है उनको क्या बोलते हैं, एसिडिक सोइल्स बोलते हैं। और 6.5 से 7.5 के बीच जिनका होता है उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सोइल बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो इन एसिडिक सोइल टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ, इन चारों में आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो ये पूछ रहा है कि जो एसिडिक सॉइल होती है उसमें जो टॉक्सिसिटी होती है वो कौन से कंटेंट की वजह से इंक्रीज्ड होती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो याद रखना एसिडिक सॉइल जो होती हैं, अम्लीय मृदा जो होती हैं, उनमें टॉक्सिसिटी इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है, एल्यूमिनियम। एंड 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर इन एसिड सॉइल स्पेशली दोज हैविंग pH 5 to 5.5। ये पूछ रहा है कि जो मतलब कि ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर एसिड सॉइल्स की बात कर रहे हैं। एसिड सॉइल मैंने अभी आपको बताया कि जिनकी pH 6.5 से कम होती है उनको हम एसिडिक सॉइल्स बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि एसिड सॉइल्स में ऐसे कौन से ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो कि 5 से 5.5 पे रहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है या फिर पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है। तो इसका भी जो आपका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, इनमें से आपका राइट आंसर है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये क्या करता है, सॉइल में टॉक्सिसिटी भी बढ़ाता है, अभी हमने ये चीज देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है,
बाइंडिंग ऑफ वाटर विद सॉइल इज नोन एज, ये बोल रहा है कि वाटर और सॉइल का बाइंड होना यानी कि जुड़ना क्या कहलाता है। चार टर्म दी गई है आपको, कोहेजन, अडहेजन या फिर सस्पेंशन या फिर डिफ्यूजन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि चारों टर्म्स का मीन क्या है। कोहेजन, कोहेजन का मीन क्या होता है, दो सेम पार्टिकल्स ज्वाइन हो रहे हो उन्हें कोहेजन बोलते हैं। बात करिए सस्पेंशन की, जैसे कि वाटर के अंदर हमने सोयल डाल दी तो सोयल क्या मिक्स होगी, क्या नहीं होगी ना, पार्टिकल अलग ही पड़े रहेंगे सोयल के। सोयल वाटर के अंदर मिक्स हो सकती है, नहीं होगी, वो या तो जो हल्के कण होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, बाकी जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हैवी पार्टिकल्स नीचे पैंदे के अंदर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में बात करें हम अडहेजन की। अडहेजन में क्या होता है कि दो सेम पार्टिकल्स जो होती हैं वो क्या होंगे, कोहेजन में दो सेम पार्टिकल्स थे, अडहेजन इसका अपोजिट होता है, दो अलग अलग पार्टिकल्स, दो डिफरेंट पार्टिकल्स जॉइंट होती हैं। और डिफ्यूजन में आपको पता होगा, डिफ्यूजन में होता है कि कोई भी जो चीज है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है ये वाटर और सोइल का बोल रहा है, तो ये सेम तो है नहीं, दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग हैं, तो कौन सा राइट आंसर है अपना, अडहेजन। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सोइल इज, CN का मीन्स क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन। ये बोला कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो नॉर्मल सोइल के अंदर कितना होना चाहिए। तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो नॉर्मली जो सॉइल्स होती हैं उनमें कितना होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 12:1 या फिर 10:1 या 15:1 या फिर 20:1, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 12:1, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है 12:1। 9th नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो है CN रेशियो ऑफ FYM इज, यानी कि जो FYM होता है, FYM क्या होती है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। एक प्रकार की खाद होती है, इसका फुल नेम क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर। तो फार्म यार्ड मैन्योर में CN रेशियो जो होता है वो कितना होता है, तो इसमें आपको सेम ऑप्शन दिए गए हैं और आपको आंसर चूज करना है, बस दो ऑप्शन चेंज किए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा है, 20 से 30:1, ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर है। सॉरी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज हेल्ड बिटवीन टेंशन ऑफ। जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो हेल्ड करता है किस टेंशन पे, तो आपको हाइग्रोस्कोपिक वाटर का टेंशन पूछा गया है, यानी कि किस एटमॉस्फेयर पे रहता है जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होते हैं, या फिर किस एटमॉस्फेयर पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 0.3, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर, इसे क्या बोलते हैं, इसे ग्रेविटेशनल बोला जाता है, ग्रेविटेशनल वाटर बोला जाता है, जो कि प्लांट के लिए अनअवेलेबल होता है, ठीक है। याद रखना, ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो प्लांट को कभी अवेलेबल नहीं होता, इसे अनअवेलेबल वाटर बोलते हैं। और जो बात अगर हम करें कि 0.3 से 31 एटमॉस्फेयर पे जो रहता है ना, तो इसको तो हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। इस एटमॉस्फेयर पे रहता है, इसको तो बोलते हैं हम फील्ड कैपेसिटी वाटर, ठीक है। और 31 पे जो रहता है उसे हम हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट बोलते हैं, इससे अवेलेबल वाटर बोला जाता है। जो 31 पे रहता है ना, इसे क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर, क्योंकि प्लांट्स को ये अवेलेबल होता है, प्लांट्स को अवेलेबल होता है ये वाटर, ठीक है। इसको कैपिलरी वाटर भी बोला जाता है। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर पूछा है तो 31 से 10,000 एटमॉस्फेयर पे जो इस टेंशन पे जो रहता है वो वाटर कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पार्टिकल साइज ऑफ सरफेस क्रिप टाइप ऑफ विंड एरोजन, यानी कि हवा के द्वारा जो एरोजन होता है, विंड के द्वारा जो एरोजन होता है। विंड एरोजन क्या होता है, विंड एरोजन का मीन्स होता है, आपने शरण नाम सुना होगा हिंदी के अंदर, तो एरोजन, विंड एरोजन का मीन्स होता है, जैसे कि ये मान लो हमारी मिट्टी है, ठीक है, तो ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगी, तेज हवा आई है, ठीक है, तेज हवा आ रही तो उसकी वजह से हम देखते हैं ना कई बार धूल उड़ती है, यहाँ से मिट्टी के कण उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विंड एरोजन बोलते हैं, यानी कि हवा के थ्रू, हवा के द्वारा जो मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, और उसका सोर्स कौन होता है, विंड, हवा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विंड एरोजन, यानी कि सोइल पार्टिकल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना।
देन क्वेश्चन क्या था, पार्टिकल साइज पूछ रहा है सरफेस क्रीप का, ठीक है। तो सरफेस क्रीप का जो पार्टिकल साइज रहेगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। विंड एरोजन होता है ना, ये 3 टाइप का होता है। विंड एरोजन 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है आपका सस्पेंशन, कौन सा होता है? फर्स्ट सस्पेंशन होता है, सेकंड होता है साल्टेशन, और थर्ड होता है आपका सरफेस क्रीप, ठीक है। जो आपका साल्टेशन होता है ना, ये कितना होता है? लेस देन 0.1 mm, यानी कि लेस देन 0.1 mm के जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, सोइल के कण जो होते हैं, वो हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं ना, जब 0.1 mm के, इससे कम होंगे, याद रखना, यानी कि लेस देन बोला है मैंने, यानी कि 0.1 mm से कम के जो पार्टिकल्स होंगे, इस साइज से कम के जो पार्टिकल होंगे, वो हवा में एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, मूव ऑन करेंगे, तो उससे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सस्पेंशन हो रहा है, ठीक है, ये सस्पेंशन है। एंड सेकंड अगर हम बात करें 0.1 से 0.5 mm, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको साल्टेशन बोला जाता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेज है, याद रखना, 0.1 से 0.5 mm यानी कि साल्टेशन। थर्ड की बात करते हैं, ये आपका होगा मोर देन 0.5 mm, मोर देन होता है आपका 0.5 mm, यानी कि 0.5 mm से ज्यादा के जो पार्टिकल है, इस साइज से ज्यादा के जो पार्टिकल है, वो क्या होंगे? हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, इसको बोलते हैं सरफेस क्रीप, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा, राइट आंसर है आपका बी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ वाटर एरोजन। वाटर एरोजन की आपको 4 स्टेज दी गई हैं, कौन कौन सी होती हैं? स्प्लेश एरोजन, सीट एरोजन, रील एरोजन और गली एरोजन, ठीक है। तो स्प्लैश एरोजन में क्या होता है? स्प्लैश एरोजन में जैसे कि हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है, तो मिट्टी के कण क्या होते हैं? छिटक के एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे देखा होगा आपने, थोड़े बहुत निशान बन जाते हैं कि हाँ यहाँ पे बारिश हुई थी, ठीक है, उसे स्प्लैश एरोजन बोला जाता है। उसके बाद में शीट एरोजन। शीट एरोजन में क्या होता है कि जैसे थोड़ी सी तेज हुई बारिश, तो ऊपर वाली जो सोइल है, ऊपर की जो थोड़ी भी सरफेस है, क्या होगी? यहाँ की मिट्टी एक जगह से जाने लगेगी दूसरी जगह पे, इसे बोलते हैं शीट एरोजन, यानी कि पूरी एक शीट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, ठीक है। और रील एरोजन, रील एरोजन में क्या होता है? छोटी छोटी ऐसे गलियां बनने लगती है, आपने देखा वो जब बारिश थोड़ी तेज होती है तो इस टाइप से गलियां बनने लगती है, ठीक है, यानी कि छोटी गली बनने लगती है। और गली एरोजन में क्या होता है? ये जो छोटी छोटी रील बनी थी ना, ये बड़ी साइज ले लेंगी, जब बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है तो ऐसे इस टाइप से बन जाती है, आपने देखा होगा, उसे बोलते हैं गली एरोजन। तो ये बोल रहे हैं मोस्ट सीरियस फॉर्म कौन सी है? आप बोलोगे गली एरोजन, क्यों? ऑब्वियस है भाई, गली एरोजन बहुत बड़ी, ये देखो गली बन रही है, इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा लॉस होगा, जमीन जो होगी उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन ये गलत है। आपका राइट आंसर कौन सा है? शीट एरोजन। शीट एरोजन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जब शीट एरोजन, मैंने आपको बताया, बारिश थोड़ी तेज होती है तो ऊपर की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? एक जगह से पूरी हट जाती है, ठीक है। तो ऊपर की सरफेस में आपको पता है मिनरल्स वगैरह भी कितने पाए जाते हैं, तो क्या होगा? उससे लॉस होगा, और फार्मर्स भी इस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मोस्ट सीरियस कौन सी? आपकी शीट एरोजन। उसमें सोइल की जो ऊपर वाली एक परत होती है वो पूरी की पूरी ही बह जाती है वाटर के अंदर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के अंडर में आपको पता हो तो जो आपकी सोइल है उनको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन जो है उसमें द सोइल्स विच आर नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन बिलोंग्स टू, यानी कि जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए ना, इनमें से वो वाली क्लास बताओ जिसमें क्या है कि हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी कि जिसमें हम फसलों का प्रोडक्शन नहीं ले सकते। तो इनमें से हमें ऑप्शन बताना है आपको। ये आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको इनमें से ऑप्शन चूज करनी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है क्लास फर्स्ट या फिर थर्ड या फिर 8th, या फिर जो आपको ये आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए ना इनमें से आपको चूज करना है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो क्लास फर्स्ट है ना वो क्या होती है? सुटेबल होती है, ठीक है, यानी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये एक मोस्ट सुटेबल है, इसमें हम क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। और आपका राइट आंसर जो रहेगा क्वेश्चन का, क्लास जो आपकी 8th है वो क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छी नहीं है, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोइल इज डिजाइनेटेड एज
क्ले व्हेन इट कंटेन्स क्ले सेपरेट ए मिनिमम ऑफ, यानी कि कोई सोइल है उसको हम क्ले कब बोल सकते हैं, जब उसमें जो क्ले कंटेंट्स होता है वो मिनिमम कितना होना चाहिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कितना होना चाहिए, 10%, 40%, 30% या 50%। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 40%। ठीक है, कोई सोइल है उसमें क्ले का पार्ट जो है वो 40% है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सोइल जो है वो कौन सी है, क्ले। ये अलग अलग सभी सोइल का, सैंडी का भी है, सिल्ट का भी है, तो इनका एक चार्ट है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है फर्टिलाइजर विच सप्लाई ओनली वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट आर नोन एज, यानी कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है, कौन सी खाद है, ठीक है, उर्वरक है जो कि क्या करता है, ओनली जिसमें एक मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है। अब आप बोलोगे मेजर प्लांट, याद रखना मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, एनपीके। ठीक है, एनपीके, तो ये बोल रहा है इनमें से मतलब मेजर प्लांट जो न्यूट्रिएंट है इनमें से कोई एक न्यूट्रिएंट होगा। तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है, उस फर्टिलाइजर को क्या बोलते हैं ये बोल रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर की अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए ना, तो इस बेस पे उसने हमें ना उसकी डेफिनेशन दी है और पूछा है कि वो कौन सी मतलब कौन सी टर्म है जिसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजर जो होता है ना उसमें ओनली एक ही न्यूट्रिएंट होता है, वो भी कौन सा, यानी कि जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है ना वो एक पाया जाता है, यानी पी के इन चारों में से कोई एक न्यूट्रिएंट होगा, या तो एन होगा यानी कि नाइट्रोजन, या फिर फॉस्फोरस होगा, या फिर पोटेशियम होगा। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, कंप्लीट फर्टिलाइजर या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ठीक है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर में क्या होगा, जैसे कि इसका एग्जांपल दे दूं आपको, यूरिया। ठीक है, यूरिया, और उसके बाद में यूरिया में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि मेजर न्यूट्रिएंट है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, 2 मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स में। कंप्लीट में क्या होगा, एनपीके, तीनों ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, डिपोजिशन ऑफ सोइल बाय वाटर इज टर्म्ड एज, यानी कि डिपोजिशन होना सोइल का, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, वो भी किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, डिपोजिशन बोल रहा है। आप बोल दोगे कि एरोजन बोला जाता है, नहीं, डिपोजिशन बोल रहा है, तो ये बोल रहा है ग्लेशियल या फिर एलुवियल या फिर कोल्यूवियल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा है, एलुवियल सोइल। आपको पता होगा एलुवियल सोइल जो होती है उसका मतलब निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है, वाटर के द्वारा, यानी कि सोइल का वाटर के द्वारा। जैसे कि मान लो ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रॉक्स है, और यहाँ से क्या है, वाटर निकल रहा है, तो ये यहाँ से क्या होगा, अपने साथ सोइल को लेके जाएगा, और यहाँ पे मान लो जमाव हो रहा है सोइल का, तो यहाँ पे जो सोइल का फॉर्मेशन होगा ना वो कौन सा होगा, एलुवियल सोइल होगा। ठीक है, एलुवियल सोइल होगी क्योंकि ये वाटर के साथ बह के आई है। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर। हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर कौन सा होता है, जो कि इन्वायरमेंट जो है हमारा उसके अंदर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उन फर्टिलाइजर को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर। तो जैसे आपको पता होगा, आप बोलोगे कि वो तो अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये लीस्ट बोल रहा है, लीस्ट पूछ रहा है, लीस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर। तो याद रखना इसका राइट आंसर कौन सा है, आपका केन। ठीक है, किसान खाद जिसे बोलते हैं, कैन। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन इज द डैश 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 मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर जो सिलिकॉन होता है वो मोस्ट एब्यूडेंट जो एलिमेंट है, तो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी नंबर लेयर पे है। तो इसका राइट आंसर जो आपका है 3rd, 4th, 1st या फिर 2nd। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो कौन से पे है। तो कौन से पे है बताओ, 2nd पे है। ठीक है, और इसका याद रखना ये सिलिकॉन 2nd पे है, लेकिन इसका परसेंटेज भी पूछ सकता है। तो 27.7%। ठीक है, कितना है, 27.7% पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर बात करें मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में, अगर वो आपसे ऐसे पूछ ले तो याद रखना ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछे तो 46.6%। कितना पाया जाता है, 46.6% पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइम इज यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ, यानी कि जो लाइम है वो कौन सी सोइल के रिक्लेमेशन यानी सुधार करने के लिए
काम में लिया जाता है लाइम को चूने को? तो आपका जो राइट आंसर है इसका आपको पहले तो ऑप्शन देख लो, एल्कलाइन सोइल, एसिडिक सोइल, कैल्केरियस सोइल या फिर स्लाइन सोइल। ठीक है, तो एल्कलाइन सोइल में याद रखना जिप्सम को काम में लिया जाता है, पाइरुवेट को काम में लिया जाता है इसके रिक्लेमेशन के लिए, सुधार के लिए। तो लाइम का यूज किसके लिए किया जाता है? एसिडिक सोइल के सुधार के लिए लाइम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, द प्लांट्स विच कैन ग्रो ऑन स्लाइन सोइल्स आर नोन एज, जो प्लांट्स होते हैं जो कि स्लाइन सोइल्स में ग्रो किए जाते हैं, स्लाइन सोइल में जिनको उगाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, उन्हें बोला जाता है या फिर उन्हें किस नाम से जानते हैं हम? तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं या फिर जीरोफाइट्स बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं या फिर पेल्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है हेलोफाइट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपने जो भी व्यूज़ हैं आप मुझे ज़रूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो इसी टाइप की इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।